समीकरण बनता कैसे है, समीकरण हल कैसे होता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण बनाने से पहले हम पिछली कक्षाओं में बीजी व्यंजक पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है बीजी व्यंजक, क्या है, इसको लिख लेते हैं 2-4 बीजी व्यंजक एग्जाम्पल के लिए। तो हम देखते हैं बीजी व्यंजक क्या है। पहले बीजी व्यंजक पता रहेगा तो हमारा समीकरण समझना आसान हो जाएगा। तो क्या होता है हमारा बीजी व्यंजक, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3x + 2, 2x - 5, 7y - 10, 6x + 3y, ये सब क्या है हमारे बीजी व्यंजक है ना। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बीजी व्यंजक, जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों है ना। जो चर राशि और अचर राशि हैं आपस में गणितीय ऑपरेशन के द्वारा, जिसमें जोड़ना, घटाना या गुणा या भाग द्वारा आपस में जो मिलके बनते हैं, तो क्या हो जाते हैं हमारे बीजी व्यंजक बनाते हैं ना, जिसमें गणितीय ऑपरेशन का यूज होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही हमारा क्या बनता है बीजी व्यंजक बनता है। अब ये बीजी व्यंजक से अब समीकरण बनेगा कैसे, तो इसी में से हम देखते हैं, इसमें से 2x - 5 को ले लेते हैं। 2x - 5, इस वाले बीजी व्यंजक में हम क्या करेंगे, अब बराबर का चिन्ह लगा के इधर कोई संख्या लिख देंगे। तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। कभी भी याद रखना कि अगर उसमें बराबर का चिन्ह लगा है ना, बराबर का चिन्ह लगने के बाद वो अब हमारा बीजी व्यंजक ना हो कि क्या हो जाएगा, अब वो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो इस टाइप का कभी भी आपको दिखे इस टाइप का ये, तो इसको हम बीजी व्यंजक नहीं बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। जैसे सेकंड लेते हैं यहाँ पे 7y - 10 = 0। अब ये हमारा क्या हो गया समीकरण, ये भी हमारा समीकरण कहलाएगा। 6x + 3y = -10, ये भी हमारा क्या हो गया, अब ये समीकरण हो गया। तो ये होता है समीकरण। अब समीकरण में इक्वल का चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ पे कितने पक्ष हो गए, 2 पक्ष हो गए। इक्वल का चिन्ह लगा है मतलब इधर एक पक्ष हो जाएगा और एक साइड इधर एक पक्ष हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6x + 3y, ये हमारा बराबर किस ओर है, तो ये हमारा एक पक्ष और -10 ये हमारा दूसरा पक्ष। इसमें 2 पक्ष होते हैं, तो यहाँ पे जिधर आपका राइट हैंड साइड तरफ आएगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं RHS। और इधर लेफ्ट साइड वाले को क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक को बोलते हैं राइट हैंड साइड को दायां पक्ष, और लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं समीकरण। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है एक चर का रैखिक समीकरण। तो हमको पता है इसमें चर राशि क्या क्या है, क्या होता है x, y, z, कोई भी अल्फाबेट होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। और क्या होते हैं नंबर्स, जो भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, जो भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, अचर राशि। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अचर राशि। इसका मान क्या होता है, निश्चित तौर चेंज नहीं होता है। लेकिन चर राशि का जो मान है वो प्रश्न के अनुसार या समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी अनुसार चेंज होते रहता है। तो अब इस हिसाब से हम अब क्वेश्चन बना के देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसा होता है। तो पहले देखते एक चर का रैखिक समीकरण। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण में क्या होना चाहिए, हमारा केवल एक ही चर की यूज करेंगे, है ना। अगर उसमें 2 चर होगा तो हमारा समीकरण एक चर वाला नहीं रहेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2x + 5 = 0, है ना। 2x + 5 = 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, कितने चर का यूज हो रहा है इस समीकरण में, केवल एक। कौन सा चर है इसमें, x चर है। अब यहाँ पे ये एक चर वाला हो गया। अब इसमें देखना है रैखिक भी देखना है, क्या करना है रैखिक। तो रैखिक कब कहलाएगा, किसी भी चर राशि में जो घात होता है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x का घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है ये 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक चर का रैखिक समीकरण। ये हो गया है हमारा रैखिक समीकरण, समीकरण कहलाएगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर 2x² + 3 = -10। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भी समीकरण है हमारा, लेकिन ये समीकरण हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए चर राशि का घात कितना है, 2 है। घात में अगर 1 से ज्यादा घात रहेगा तो हमारा रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। तो हमको केवल एक चर वाला ही रैखिक समीकरण लेना है इसमें।
इसमें एक्स ही लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए, चाहे वो कितने भी बार समीकरण में यूज हो। जैसे 5x प्लस 3 प्लस 2x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही चर का यूज हो रहा है, यहाँ पर 5x और यहाँ पर 2x, एक ही चर है, 2 बार यूज हो चाहे 3 बार यूज हो, जितने भी बार यूज हो एक ही चर का यूज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा एक चर का रैखिक समीकरण। घात भी कितना है इसमें, 1। अब देखते हैं समीकरण को हल करना है ना। समीकरण को हल करने से पहले समीकरण बनता कैसे है, इसमें से क्वेश्चन बना के देखते हैं। प्रश्नावली या उदाहरण से कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाना देखते हैं, उसके बाद फिर समीकरण हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। तो इसको क्या करना है, हमको समीकरण के रूप में बनाना है। तो 2 क्रमागत संख्याएं, तो हमको अभी संख्याएं पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, तो अभी हम संख्याएं जिसे नहीं पता होता मान के चलते हैं। हम क्या मान के चलेंगे, माना संख्याएं x है। क्रमागत संख्या बोल रहा है मतलब हमको क्रम में लिखना है ना। क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 होता है क्रम में है, एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, वैसे इसमें क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या में एक को x मानेंगे तो दूसरे को मानना पड़ेगा x प्लस 1, फिर तीसरे को x प्लस 3, वैसे ही क्रम से आगे बढ़ते जाएगा है ना। तो यही होगा हमारा क्रमागत संख्या, ऐसा ही बनता है क्रमागत संख्या। आगे और हम जितना चाहे ले सकते हैं। तो हमको केवल 2 क्रमागत संख्या चाहिए, एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा होगा हमारा x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दूसरी संख्या x प्लस 1 है। अब आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग। तो योग मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 योग बराबर हो जाएगा 11। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 11। ये हमारा होगा समीकरण। यहाँ पे लिखा है टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक टिकेंद्र है एक तेजराम है, दोनों के आयु को क्या करना है, जोड़ना है हमको। अब इनकी आयु कितनी है वो तो नहीं पता, तो हम फिर से मान के चलेंगे कि आयु x है। पर किसकी आयु x है इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में पढ़ेंगे इधर आगे, टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है, मतलब टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु का दुगना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझ में आ गया है कि टिकेंद्र की आयु को दुगना करने के लिए हमको तेजराम की आयु को पता करना जरूरी है। तो तेजराम की आयु को क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना तेजराम की आयु x है। तेजराम की आयु हमको पता चल गई, x मान के चल रहे हैं हम लोग, तब हम उसके तेजराम की आयु को दुगना कर सकते हैं। तो किसका आयु मिल जाएगा, टिकेंद्र का आयु। तो टिकेंद्र की आयु कितना हो जाएगी, 2x। अब हो गया हमारा, हमारे को दोनों की आयु पता चल गई। अब क्या करेंगे, दोनों के आयु का योग कितना है बोल रहा है, 30। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों की आयु का योग कितना है, 30। तो लिख लेंगे दोनों के आयु का योग कितना है, 30 है। तो क्या हो जाएगा, तेजराम की आयु x और टिकेंद्र की आयु 2x, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30। दोनों को जोड़ने से कितना हो जाना चाहिए, 30। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। तो हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है हमें पता है, 3 भुजा होती हैं। तो क्या बोल रहा है, एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है और तीसरी भुजा के बराबर है। इसमें जो एक भुजा लिखा है वो क्या हो जाएगा, ये दूसरी भुजा का क्या करेंगे, दुगना, और ये तीसरी भुजा के बराबर होगा, तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर। ये तीसरी भुजा और पहली भुजा बराबर रहेंगे और दूसरी भुजा से ये दुगना रहेगा। तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी, ये जो दूसरी भुजा लिखा है उसका डबल करेंगे, है ना, और तीसरी भुजा के बराबर। ये जो पहला भुजा लिखा है वो तीसरा भुजा दोनों बराबर होगा और दुगना किसका होगा, दूसरी भुजा के। और भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 40। तो भुजाओं का योग क्या करेंगे, 40। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा मान लेते हैं त्रिभुज है, मान लेते हैं इसको पहली भुजा मान लेते हैं ना, इसको पहली भुजा, इसको दूसरी भुजा, इसको हम लोग तीसरी भुजा मान लेते हैं। अब ये पहली भुजा बोल रहा है तो ये पहली भुजा क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा की दुगनी है। ये दूसरी भुजा हमारा मान लेते हैं x, तो पहली भुजा कितना हो जाएगा 2x और तीसरी भुजा के बराबर है। तीसरी भुजा के बराबर है मतलब पहली भुजा तीसरी भुजा के बराबर है, पहली भुजा हमारा 2x है तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। तो अब लिख लेते हैं इसको, माना त्रिभुज की दूसरी भुजा x है, तो पहली भुजा 2x तथा तीसरी भुजा 2x है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए कि त्रिभुज की दूसरी भुजा x है, पहली और तीसरी भुजा 2x और 2x है। अब क्या करेंगे, भुजाओं का योग, तो हमको पता है भुजाओं का योग मतलब तीनों भुजाओं का योग का बात कर रहा है। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग है 40। तो क्या करेंगे, सभी तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या है, पहली भुजा x है प्लस दूसरी भुजा क्या है, सॉरी दूसरी भुजा हमारा x है, पहली भुजा 2x और तीसरी भुजा भी 2x, तीनों को जोड़ना है। तो x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 40, योग बोरा मतलब बराबर 40। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन में समीकरण, इसका हल ये हो गया हमारा समीकरण। अब एक दो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारे, इसके पहले जो देख रहे थे वो प्रश्नावली से क्वेश्चन लिए थे, अब ये एग्जाम्पल से भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 किसी संख्या से 2 कम है, क्या बोल रहा है, 4 किसी संख्या से 2 कम है। कम बोलने का मतलब होगा घटाना, है ना, योग बोलेंगे या अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, और कम बोलेगा तो क्या करेंगे, हमेशा ऋण का चिन्ह। कम बोलने से मतलब वो कम हो रहा है, कोई भी चीज तो कम हो रहा है मतलब उसको घटाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या, वो संख्या हमें पता है क्या, अभी नहीं, तो किसी संख्या से बोल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या x है, माना वो संख्या क्या है, x है ना। अब ये संख्या x है तो क्या करेंगे, 4 किसी संख्या से 2 कम है, 4 किसी संख्या से 2 कम है मतलब किसी संख्या में 2 घटाएंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी संख्या से क्या बोल रहा है, 8 और किसी संख्या का योग क्या होता है, 12 होता है। 8 और किसी संख्या के योग सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी किसी संख्या को क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब 8 और किसी संख्या का योग, योग बोल रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और किसी संख्या, किसी संख्या को क्या मान लिया है, x मान लिए हैं, तो 8 और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। तो इसी को हमको क्या प्रश्न के अनुसार लिखना है, 8 और किसी संख्या मतलब x का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा समीकरण हो गया।